हेलो प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को केवीबी स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। हम आपको आज सेमेस्टर 4 का कोर पेपर 9 पढ़ाएंगे। दूसरा लेसन है हॉब्स, संप्रभुता और सामाजिक समझौता, ठीक है। और आप लोगों को काफी सरल भाषा में बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग एकदम टेंशन फ्री रहे। ये आपका दूसरा लेसन है हॉब्स, संप्रभुता और सामाजिक समझौता, जो इससे क्वेश्चन बनेगा, जो एक एक्सटर्नल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। प्यारे दोस्तों, इसमें क्वेश्चन होगा हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत की व्याख्या करें या वर्णन करें। और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है और करके आ सकता है हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें। और काफी सरल शब्दों में आप लोगों को बता रहे, एकदम टेंशन फ्री रहे, ठीक है। हॉब्स के बारे में थोड़ा सा आपको पहले हम जीवनी बताते हैं। हॉब्स का जन्म हुआ था वो मेलसबरी नामक स्थान में 1588 में हुआ था, और यही वह वर्ष था जब अल्मेड़ा का युद्ध हुआ था। 1588 में तो हॉब्स का जन्म हुआ था, लेकिन यही वह वर्ष था जब अल्मेड़ा का युद्ध हुआ था। और ब्रिटेन में सभी जगह भय का साम्राज्य था। जब अल्मेड़ा का युद्ध हुआ था तो ब्रिटेन में सभी जगह भय का साम्राज्य था। और हॉब्स का कथन था कि अल्मेड़ा के वर्ष में उसकी जननी ने 2 युवाओं को जन्म दिया था। जननी मतलब जन्म देने वाली माँ। जन्म देने वाली माँ ने अल्मेड़ा के वर्ष में ही 2 युवाओं को जन्म दिया था, उसे तथा भय को। किसे? हॉब्स तथा भय को। संभवतः भय के इस साम्राज्य ने उसे ही डरपोक बना दिया। और संभवतः बात करें तो भय के साम्राज्य ने ही हॉब्स को डरपोक बना दिया। वह एक पादरी का पुत्र था, और वह एक पादरी का पुत्र था, ठीक है प्यारे दोस्तों। अगर हॉब्स की बात करें तो हॉब्स जो बात करता है वो मानव को एकदम घृणित पक्ष का ही वर्णन करता है। कि बोलता है कि मानो दयालु, मानो पाश्विक है, झगड़ालू है। अगर एकदम बुरा से बुरा पक्षों का ही वर्णन करता है, एकदम एक सरल शब्दों में समझे तो हॉब्स एकदम बुरा, मानो के बुरा पक्षों का ही वर्णन करता है। बोलता है कि मानो ये है वो है, एकदम बुरा से बुरा पक्ष का ही वर्णन करता है। चलिए अब आपको लिख कर आपको लोग काफी सरल शब्दों में बताने का प्रयास करते हैं, लिखा हुआ, ठीक है प्यारे दोस्तों। हॉब्स समस्त मानवता में शक्ति वृद्धि की इच्छा हमेशा और अति तीव्र रूप से रहती है। समस्त मानवता में जो समस्त मानव है, सभी में शक्ति वृद्धि की इच्छा सशक्त हमेशा अति तीव्र रूप से बनी रहती है। शक्ति हमेशा बनी रहती है, और मनुष्य की यह लिप्सा तभी लुप्त होती है, और मनुष्य की यह लिप्सा तभी लुप्त होती है जब उसकी मृत्यु हो जाए। और उसकी शक्ति तभी समाप्त होगी जब उसका मृत्यु हो जाएगा। यह प्रवृत्ति इसलिए नहीं होती कि अधिक शक्ति प्राप्त कर लेने पर मनुष्य अधिक आनंद का अनुभव कर सकता है, ठीक है। और यह प्रवृत्ति इसलिए नहीं होती क्योंकि अधिक शक्ति प्राप्त कर लेने पर भी मनुष्य अधिक आनंद का अनुभव करता है, अपितु इसलिए यदि वह ऐसा ना करे तो इस बात का क्या आश्वासन है कि जितनी शक्ति उनके पास है वह बनी रह सकती है। और क्या आश्वासन है कि जितनी शक्ति उनके पास वो बनी रह सकती है। चलिए किसी का वाली हम हॉब्स का ही बारे में पूछ रहे, तो हॉब्स का जीवन परिचय तो लिखना होगा ना, कि हॉब्स का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, उसके माता पिता कौन थे, क्या क्या किए। तो चलिए उसका जीवनी भी जान लेते हैं, उसका जीवन का परिचय भी जान लेते हैं। थॉमस हॉब्स का जन्म इंग्लैंड के मेलसबरी नामक स्थान में 1588 में हुआ था। कहाँ? थॉमस हॉब्स का जन्म इंग्लैंड के मेलसबरी नामक स्थान में 1588 में हुआ था। यही वह वर्ष था जब अल्मेड़ा का युद्ध हुआ था। कब? यही वह वर्ष था, कौन सा? 1588 का वर्ष था जब अल्मेड़ा का युद्ध हुआ था। ब्रिटेन में सर्वोच्चता सभी जगह भय का साम्राज्य था, और ब्रिटेन में सभी जगह भय का साम्राज्य था। सभी लोग डरे हुए थे ब्रिटेन में। हॉब्स का कथन है कि अल्मेड़ा के वर्ष में उसकी जननी ने जन्म देने वाली माँ, जननी मतलब जन्म देने वाली माँ ने 2 युवाओं को जन्म दिया था, उसे तथा भय को। किसे? हॉब्स तथा भय को उनकी माँ ने जन्म दिया। संभवतः भय के इस साम्राज्य ने ही उसे डरपोक बना दिया, और इस साम्राज्य ने ही उसे डरपोक बना दिया। वह एक पादरी का पुत्र था। क्या? वह एक पादरी का पुत्र था, और इस नाते उसे बाइबल का गहन ज्ञान था। और इस नाते उसे बाइबल में गहन ज्ञान था। किसे? हॉब्स को बाइबल में एकदम गहन ज्ञान था। परंतु उसकी आस्था विश्वास धर्म के प्रति प्रारंभ से ही कम थी। परंतु उसकी आस्था थी वो विश्वास थी धर्म के प्रति प्रारंभ से ही कम थी। बहुत ऐसे लोग हैं जिसकी आस्था धर्म के प्रति बहुत ज्यादा अधिक, लेकिन इसका आस्था धर्म के प्रति प्रारंभ से ही कम थी। ममसबरी तथा ऑक्सफोर्ड में उसने शिक्षा प्राप्त की। ममसबरी तथा ऑक्सफोर्ड में उसने शिक्षा प्राप्त किए थे। यहाँ छोड़ने के बाद वह विलियम कैंडी, जो बाद में डी वेनसायर के अर्ल हुए थे,
उत्तराधिकारी का शिक्षक बना। इस परिवार के साथ उसका संबंध जीवन प्रांत बना रहा। जो डी वेनशायर के अल्हर हुए थे, उसके साथ उत्तराधिकारी शिक्षक बना। शिक्षक बनने के बाद इस परिवार के साथ उसका संबंध जीवन प्रांत यानी जीवन तक इसका संबंध बना रहा और इसने उसके बौद्धिक विकास पर गहरा प्रभाव डाला। 1610 ईस्वी में उसने अपने शिष्य विलियम केविडेंस के साथ, ठीक है, उनके शिष्य थे विलियम केविडेंस के साथ यूरोप की यात्रा की और इसी प्रकार शिक्षणात्मक भ्रमण उसने 1629 ईस्वी से लेकर 1631 ईस्वी तक किया। यूरोप की यात्रा किया। उसके बाद इसी प्रकार शिक्षणात्मक भ्रमण 1629 से लेकर 1631 तक किया। हॉब्स को यूरोप से दूसरी यात्रा से लौटने के कुछ समय बाद इंग्लैंड में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। जब दूसरी यात्रा करने के बाद लौटे तो इंग्लैंड में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया और दीर्घ संसद की प्रधानता हुई। इसी समय निरंकुश राजतंत्र के दो मुख्य समर्थक, पहला लॉर्ड तथा दूसरा स्टैमफोर्ड को जेल में डाल दिया गया। इसके समर्थक लॉर्ड तथा स्टैमफोर्ड को जेल में डाल दिया गया। इससे हॉब्स चिंतित और भयभीत उठा क्योंकि उसने भी निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए पैम्फलेट लिखा था। इस कारण वह भागकर फ्रांस चला गया और अगले 11 वर्ष उसने पेरिस तथा हॉलैंड में अध्ययन करते हुए बिताए इसी बीच वे इंग्लैंड से भागकर पेरिस आए ठीक है। आए हुए युवराज तथा भावी राजा चार्ल्स द्वितीय के लिए गणित शास्त्र का शिक्षक भी रहा। और जो पेरिस आए हुए थे युवराज तथा भावी राजा चार्ल्स द्वितीय के लिए गणित शास्त्र का शिक्षक भी रहा। 1642 ईस्वी में उनका ग्रंथ डी सी वे और 1651 में लिव्यथन प्रकाशित हुआ। 1651 में डी सी वे और लिव्यथन प्रकाशित हुआ। लिव्यथन के प्रकाशन के साथ ही वह फ्रांसीसी अधिकारियों का कोप भजन बन गया और लिव्यथन प्रकाशन होने के साथ वह फ्रांसीसी अधिकारियों को कोप भजन बन गया। इस स्थिति में वह फ्रांस से भागकर इंग्लैंड पहुंचा और इंग्लैंड पहुंच गया और शीघ्र ही उसने राज परिषद के पास अपना औपचारिक अधीनता पत्र भेज दिया। शीघ्र जब भागकर पहुंचा इंग्लैंड तो उसने शीघ्र ही उन्हें राज परिषद के पास अपना औपचारिक अधीनता पत्र भी भेज दिया। संरक्षण परिषद ने उसे इंग्लैंड में रहने की अनुमति दे दी। जो संरक्षण परिषद होती है उसे इंग्लैंड में रहने की अनुमति दे दी, किंतु उसके सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। रहने की अनुमति दे दी लेकिन उस सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी असार्वजनिक काम नहीं कर सकते हैं। 1660 ईस्वी में इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ द्वारा स्थापित कॉमनवेल्थ टूट गया, ठीक है, और राजतंत्र की पुनः स्थापना हुई। उसके बाद सौभाग्य से राज सिंहासन पर युवराज चार्ल्स द्वितीय आसीन हुए। जब राजतंत्र को पुनः स्थापित हुई उसके सौभाग्य से राज में सिंहासन पर युवराज चार्ल्स द्वितीय आसीन हुआ, जो पेरिस में उसका शिष्य रह चुका था। और क्या जो पेरिस में उसका शिष्य रह चुका था हॉब्स का, ठीक है। अब हॉब्स के जीवन पर मंडराने वाले संकट के बादल भी टल गए थे। जब चार्ल्स द्वितीय ने अपने पद पर आसीन हुए तो हॉब्स के जीवन पे जो मंडरार से जो खतरा था वो खतरा का बादल भी टल गया और चार्ल्स द्वितीय ने उसके लिए 200 पाउंड वार्षिक पेंशन भी निश्चित कर दी। 200 पाउंड वार्षिक पेंशन भी निश्चित कर दी। अंतिम समय तक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हुए 1679 में 51 वर्ष के आयु प्राप्त कर वह संसार से चल बसा। 1679 में उनकी मृत्यु हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं की बात करें तो डी सी वे, लिव्यथन, डी कार्पोलो पॉलिटिका, डी होमाइंड कानून के तत्व, गृह युद्ध पर एक वार्ता, ठीक है। इसमें आपका इसका बुक है, अगर 1 नंबर में भी आएगा तो बोलेगा कि हॉब्स के बुक कौन सा है, ठीक है। 4-5 ऑप्शन दे देगा, इसमें लिव्यथन रहेगा तो लिव्यथन को सही मारेगा, ये आपका सही हो जाएगा। 1 नंबर का बीच में क्वेश्चन बन रहा है प्यार दोस्तों, आप लोग ध्यान देते जाइएगा, ठीक है। और काफी सरल शब्दों बता रहे। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा तो KVV स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे प्यारे दोस्तों। ये वीडियो लंबा हो सकता है इसलिए इस चैप्टर को काफी सरल भाषा में और
हम बताने का प्रयास करें ताकि आप लोग को एक पॉइंट भी नहीं छूटे और एक्सटर्नल एग्जाम में एग्जामिनर को लगे कि नहीं बंदा पढ़ा, इसके अंदर यूनिक है तो ये अच्छा से लिखा है। ठीक है, इसी चलते हम आप लोगों को चलते पूरा मेहनत करें ताकि आप लोग किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। आप वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा, और बीच में स्किप करके देखिएगा तो आपको समझ नहीं कि हॉब्स पहले क्या था, जन्म कहाँ हुआ था। बीच में देख रहे सामाजिक समझौता चाणक्य देख रहे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिए। प्यारे दोस्तों, अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा तो KVV स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे। और वही क्वेश्चन वही लेसन बता रहे जो एग्जाम में आने वाला है, आप मेरा जब पढ़िएगा उसके बाद जब एग्जाम में आएगा तो हमको बताइएगा कि मेरे जो पढ़ाया हुआ लेसन था उससे क्वेश्चन आया कि नहीं आया। ठीक है प्यारे दोस्तों, और मुझे कॉन्फिडेंस के साथ आपको हम बता रहे कि यही लेसन से एक क्वेश्चन एकदम कंफर्म 110% आएगा। राजनीतिक विचार दर्शन की दृष्टि से लिवियथन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहा जाता है, और राजनीतिक विचार दर्शन की दृष्टि से लिवियथन बुक लिखे थे उसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, जिसकी रचना 1651 में हुई थी। हॉब्स के संप्रभुता संबंधित विचार, अब संप्रभुता संबंधित विचार भी इसमें आ गया। ठीक है, अगर पूछेगा कि हॉब्स के संप्रभुता संबंधित विचार का वर्णन करें तो आपको ये लिख देना है। हॉब्स को संप्रभुता का प्रथम पारमाणिक व्याख्या कहा गया है। ठीक है, हॉब्स ने राज्य का निरंकुश का संपूर्ण तथा क्रमबद्ध सिद्धांत विकसित किया है और प्रभुसत्ता संप्रभुता को उन समस्त बाधाओं और सीमाओं से मुक्त कर दिया जो फ्रांसीसी विचारक बोदान ने उस पर लगाई थी। ठीक है, बोदान ने जो फ्रांसीसी विचारक थे बोदान ने उस पर लगाई थी। अर्थात बोदान का कहना था कि संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति, बोदान का कहना है कि संप्रभुता जो राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर उनका कोई बंधन या सीमा नहीं है, और बोदान बोलते हैं कि उन पर कोई बंधन या सीमा नहीं और स्वतंत्र है, तथापि फिर भी वह इतना अवश्य ही मानता था कि प्राकृतिक कानून, संवैधानिक कानून, ईश्वरीय कानून तथा अपनी संपत्ति की रक्षा करने का व्यक्ति का अधिकार थे सब संप्रभुता की सीमाएं निर्धारित करता है। इस प्रकार हम उसके सिद्धांत में एक अस्पष्ट किंतु निश्चित असंगति पाते हैं, और बोलते हैं कि इस प्रकार हम उसके सिद्धांत में एक अस्पष्ट किंतु निश्चित असंगति पाते हैं। इस असंगति का प्रमुख कारण यह है कि उसने प्रभु सत्ता की धारण पूर्ण रूप से विश्लेषण नहीं किया। इसी संदर्भ में वहां ने लिखा है कि हॉब्स ही वह दार्शनिक है जिसने सर्वप्रथम बात अनुभव किया। बोलते हैं कि सर्वप्रथम बात का अनुभव किया राज्य के एक संपूर्ण सिद्धांत को मूल विचार संप्रभुता की धारणा है। उसने ही सर्वप्रथम इसके स्थान, कार्य और सीमाओं को निश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। हॉब्स संप्रभुता का पद उस व्यक्ति समूह को देता है, जो हॉब्स है उस संप्रभुता का पद उस व्यक्ति या समूह को देता है जिसे कि लोग अपने अधिकार को आतंत्रितता करते हैं। उसके लिए संप्रभुता राजनीतिक जीवन का एक तथ्य है, और उसके लिए संप्रभुता राजनीतिक जीवन का एक तथ्य है। जहाँ कहीं भी नागरिक या राजनीतिक समाज पाया जाता है वहाँ संप्रभुता भी होनी चाहिए। बोलते हैं कि जहाँ कहीं भी नागरिक या राजनीतिक समाज पाया जाता है वहाँ संप्रभुता भी होनी चाहिए। इसके अभाव में प्रत्येक को मनमानी करने की छूट होती है, और राज्य की अस्तित्व का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा, और राज्य का उद्देश्य जो राज्य की अस्तित्व का उद्देश्य है वो समाप्त हो जाएगा। हॉब्स के द्वारा अपनी संप्रभुता की धारणा की कुछ विशेषताएं स्पष्ट की गई है जो भिन्न है। संप्रभुता समस्त विधानात्मक कानूनों का स्रोत है। हॉब्स के द्वारा संप्रभुता को सर्वप्रथम विशेषता यह है कि संप्रभुता समस्त विधानात्मक कानूनों का स्रोत होता है। समस्त जो विद्वान कानून उनका स्रोत होता है। संप्रभुता का सार इस बात में है कि किसी व्यक्ति समूह को समस्त के और यह निर्णय करने का अधिकार है कि समस्त समाज के और यह निर्णय करने का अधिकार हो कि समाज की शांति व सुरक्षा के लिए क्या करना उचित होगा। बोलते हैं कि समाज के शांति के लिए, सुरक्षा के लिए क्या करना उचित होगा। जो दूसरे शब्दों में संप्रभुता का अर्थ समस्त प्रजा जन के लिए मान्य होने वाले कानूनों का निर्माण करने की शक्ति होना। हॉब्स के अनुसार यह शक्ति मात्र संप्रभुता में ही निहित होती है और संप्रभुता ही कानूनों की व्याख्या करती है। और हॉब्स बोलते हैं कि सारी शक्ति मात्र संप्रभुता में ही सीमित होती है, निहित होती है या सीमित होती है। संप्रभुता ही कानूनों का व्याख्या भी करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है संप्रभुता असीमित। हॉब्स की संप्रभुता की प्रमुख विशेषता में उसकी असीमितता है।
संप्रभुताधारी ईश्वरीय प्रकृति और अन्य किसी भी कानून से बह नहीं है, ठीक है। और राजकीय कानून संप्रभुता की आशाएं मात्र है और वह उनके और उससे ऊपर है। और बोलते हैं कि संप्रभुता की संप्रभुता है उसका आशाएं मात्र है और वह उससे ऊपर है। उस पर अधिक कोई अंकुश या नियंत्रण लगाए तो फिर भी वह संप्रभुता नहीं रह जाता। अगर उस पर कोई अंकुश लगाए, उस पर दोष लगाए, ठीक है, तो संप्रभुता नहीं रह जाता। वह अनुबंध से भी बह नहीं है, ठीक है, वह अनुबंध से भी बह नहीं है क्योंकि उसने उनमें भाग नहीं लिया था। वास्तव में यह समस्त जनता की प्रतीक है और वास्तव में यह समस्त जनता की प्रतीक यानी सभी लोगों का प्रतीक है और समस्त व्यक्तियों को अपने में धारण करता है, समस्त व्यक्तियों को अपने में धारण करता है। उसके साथ अनुबंध करने की बात वैसे ही असंगत है और वैसे ही उसके साथ अनुबंध करने की बात वैसे ही असंगत है जैसे स्वयं अपने से अनुबंध करने की है, इस प्रकार संप्रभुता पुण्यता असीम और निरंकुश है और संप्रभुता असीम और निरंकुश है। संप्रभुता प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत है। देखिए पॉइंट आपको बता रहे, पॉइंट को भी अच्छे से आप समझ लीजिएगा, उसके बाद लिखने में काफी आसान होगा। संप्रभुता एक समस्त प्रशासनिक शक्तियों का मात्र एक स्रोत है। जो संप्रभुता है वो प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत है। वह प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है और प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति भी करता है, उसका श्रेणीकरण भी करता है। अगर प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है तो श्रेणीकरण भी करता है और समस्त अधिकारियों उनके द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का भी उपयोग भी करता है, ठीक है, और उपयोग भी करता है। संप्रभुता न्यायिक स्रोत, उसके अनुसार न्याय का एकमात्र स्रोत संप्रभुता है। उसके अनुसार न्याय का एकमात्र स्रोत संप्रभुता ही है। शासक को न्याय का स्रोत और न्यायाधीशों को सिंहासन के नीचे के सी कहकर हॉब्स ने न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत को खंडन किया। इस प्रकार हॉब्स की विचारधारा में शक्ति विभाजन तथा नियंत्रण एवं संतुलन के लिए कोई भी स्थान नहीं है। कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों, जो न्याय की स्रोत है, न्यायाधीशों को सिंहासन के नीचे सी कहकर हॉब्स ने न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत का खंडन किया। सी कहकर हॉब्स ने न्यायिक स्वतंत्रता को सिद्धांत का खंडन किया है। हॉब्स की विचारधारा शक्ति विभाजन और नियंत्रण संतुलन के लिए भी कोई स्थान नहीं है। अधिकारिक केवल संप्रभुता में विहित हॉब्स राज में विद्यमान किसी व्यक्ति, परिवार, चर्च या अन्य किसी समुदाय के अधिकारियों को स्वीकार नहीं करता। और हॉब्स बोलते हैं कि विद्वान किसी व्यक्ति, परिवार, चर्च या अन्य समुदाय के अधिकारियों को स्वीकार भी नहीं करता। इस प्रकार बात का प्रतिपादन करता है कि व्यक्ति और समुदायों के अधिकार का एकमात्र स्रोत संप्रभुता के द्वारा स्वीकार किया जाता है। समुदाय का एकमात्र जो स्रोत है उस संप्रभुता के द्वारा ही स्वीकार किया जाएगा, ठीक है। व्यक्ति या समुदाय संप्रभुता के विरुद्ध किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता और जो व्यक्ति है वो संप्रभुता किसी समुदाय के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दावा नहीं कर सकता। युद्ध और शांति का निर्णायक हॉब्स न केवल आंतरिक क्षेत्र वरन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी संप्रभुता की असीमितता और प्रतिपादन करता है और उसके अनुसार युद्ध और शांति का एकमात्र निर्णायक संप्रभुता है। संप्रभुता के द्वारा दूसरे राज्य के साथ अपनी इच्छा के अनुसार युद्ध, शांति अथवा समझौता का मार्ग अपनाया जा सकता है। उसे अपनी इच्छा के अनुसार सैनिक शक्ति का प्रयोग का अधिकार और उसे अपनी इच्छा के अनुसार सैनिक शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है। संप्रभुता अविभाजनीय और अदेव है। हॉब्स के अनुसार संप्रभुता अविभाजनीय और अदेव है। संप्रभुताधारी संप्रभुता का कोई भी गुण किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं कर सकता। जो संप्रभुता का गुण है उसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता और ना ही किसी अन्य को उसके प्रयोग में भागीदारी बन सकता और ना ही किसी के अन्य अपने प्रयोग के स्वार्थ के लिए उसका भागीदारी बना सकता है। यदि वह ऐसा करने का प्रयास करता है संप्रभुता एकदम से समाप्त हो जाएगा। वो अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करने का प्रयास करेगा, संप्रभुता एकदम समाप्त हो जाएगा। संप्रभुता का क्षेत्रीय अधिकार और सर्वव्यापी। संप्रभुता का क्षेत्रीय अधिकार राज्य में सर्वव्यापी है और कोई भी व्यक्ति या समुदाय इससे मुक्ति का दावा नहीं कर सकता। जो संप्रभुता है वो सर्वश्रेष्ठ है और सर्वव्यापी है, इसमें कोई भी व्यक्ति, समुदाय वह मुक्ति का दावा नहीं कर सकता। इस प्रकार हॉब्स ने शासक को सभी परंपरागत प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया। इस प्रकार हॉब्स ने सभी परंपरागत प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया। इसे संप्रभुता का प्रतिपादन किया गया और इसे संप्रभुता का प्रतिपादन किया गया जो विधि, शुभ अशुभ, प्रशासन, अधिकार, न्याय, नैतिक, युद्ध, शांति का एकमात्र स्रोत है।
अतः संप्रभुता के लिए सिद्धांत की प्रमाणिक व्याख्या करने वाला हॉब्स प्रथम राजनीतिक विचारक है। क्या जो संप्रभुता के सिद्धांत का प्रमाणिक व्याख्या करने वाला कौन है? तो हॉब्स है और प्रथम राजनीतिक विचारक है। हॉब्स के द्वारा संप्रभुता की यह विवेचना किसी व्यवस्था विशेष को न्याय उचित बतलाने के लिए नहीं वरन संप्रभुता को राजनीतिक जीवन का एक आधारभूत तथ्य मानकर की गई थी। हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत, यहाँ पे देखिए अगर क्वेश्चन पूछेगा हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन करे तो आपको ये लिखना है, पहले उसका जीवन परिचय लिख दीजिएगा जो हम जीवन परिचय आपको बताए हैं, उसके बाद आपको हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन आपको कर देना है। हॉब्स की राजनीतिक विचारधारा में सर्वप्रथम स्थान उसके सामाजिक समझौता सिद्धांत का आता है। क्या? हॉब्स के राजनीतिक विचारधारा में सर्वप्रथम जो स्थान आता है सामाजिक समझौता सिद्धांत का आता है, जिसका वर्णन उसने विभिन्न चरणों में किया। मानव स्वभाव का चित्रण, ठीक है, सबसे पहले मानव स्वभाव का चित्रण किए हॉब्स ने। मानव स्वभाव को कैसा बतलाया है देखिए, आप खुद देखिए, काफी सरल शब्दों में बताने का प्रयास करें। थोड़ा सा लंबा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है दोस्तों, आप लोग टेंशन मत, लेकिन काफी सरल शब्दों में आपको बता रहे ताकि आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। मानव स्वभाव का चित्रण, ठीक है। हॉब्स का मूल मंत्र स्वयं को पढ़ो और इस बात पर बल देता है कि राजनीतिक समाज का प्रत्येक अध्ययन मानव स्वभाव के चिंतन से प्रारंभ होना चाहिए। जो हॉब्स का मूल्य मंत्र था वो बोलते थे स्वयं को पढ़ो और इस बात पर बल देता था कि राजनीतिक समाज का प्रत्येक अध्ययन मानव स्वभाव के चिंतन से प्रारंभ होता है, ठीक है। और मानव स्वभाव के संबंध में हॉब्स के विचार सबसे पहले 1640 में प्रकाशित हॉब्स जो इसका मानव स्वभाव के संबंध में हॉब्स का जो विचार था वो सबसे पहले 1640 में प्रकाशित पुस्तक डी कार्पोरो पॉलिटिको में मिलते हैं। और उसके बाद लिव्यथन के प्रथम भाग के, और लिव्यथन जो बुक था 1651 में जो लिखा गया था, उसके प्रथम भाग के अंतिम 4 अध्ययनों के प्रारंभ में हॉब्स मानव का चित्रण एक सारथी और भयग्रस्त प्राणी के रूप में करता है। उसके जो 4 अध्ययनों का प्रारंभ होता है उसमें हॉब्स के मानव चित्रण का एक सारथी और भयग्रस्त प्राणी के रूप में करता है जो सदैव अपने हित के साधन की चेष्टा में लगा रहता है। आपको पहले ही बताया था प्यारे दोस्तों, हॉब्स सिर्फ मानव के दूरक पक्षों का वर्णन करने अपने स्वार्थ में ही लगा रहता है, ठीक है। इसी बात को यहाँ भी लिखा गया है। और अपने स्वार्थ के लिए वह निरंतर लड़ाई झगड़ा करता रहता है और अपने स्वार्थ के लिए वह हमेशा लड़ाई झगड़ा भी करते रहता है और अपने जो सदैव अपने हित के साधन की चेष्टा में लगा रहता है और अपने स्वार्थ के लिए वह नियंत्रण लड़ाई झगड़ा भी करता रहता है। उसका जो मुख्य उद्देश्य अपने प्रतिष्ठा को बढ़ाना होता है और मुख्य उद्देश्य चाहता है कि हम बलवान हो। समाज में कैसे है कि एक आदमी बलवान चाहता है कि अपना, मान लीजिए एक गांव है, गांव में जो मालिक होता है चाहता है कि अपना वर्चस्व, अपना धाक, अपना अधिकार जमाना चाहे ताकि उसका हर एक बात हर एक आदमी मान सके और अपनी प्रतिष्ठा बना सके, ठीक है। और अपनी प्रतिष्ठा बना लेता है ताकि हर एक आदमी को धौंसा सकता है और उसमें शक्ति वृद्धि की इच्छा बनी रहती है कि नहीं हम ये करेंगे तो करेंगे। यह इच्छा उसे बराबर क्रियाशील रखती है, उत्तेजना बढ़ाती करने के लिए बोलती है। यह इतनी तीव्र होती है कि वह इसके वजह से वह बराबर बेचैन रहता है। इतनी तीव्र होती है कि उस काम तक नहीं कर पाता तो हमेशा बेचैन रहता है कि कब होगा, कैसे होगा, एकदम अपनी चेष्टा में लगा रहता है कि करना है तो करना है। जो बड़े आदमी नहीं, समाज को हमको नीचे करना है तो करना है, अपने गांव के जो लोग हैं उसको अपने नीचे रखना है तो रखना है। मनुष्य की यह इच्छा तभी समाप्त होगी जब उसकी मृत्यु हो जाए। मनुष्य की इच्छा तभी समाप्त होगी, एक आदमी का इच्छा तभी समाप्त होगा जब उसकी मृत्यु हो जाएगी, तब उनका इच्छा समाप्त हो जाएगा। जब तक जिंदा रहेगा तब तक वो चाहेगा और अधिक करे। मनुष्य को इतना अधिक आत्म केंद्रित, स्वार्थी और भयग्रस्त प्राणी मानता है कि उनके अनुसार मनुष्य में निस्वार्थ का गुण है। और मनुष्य को इतना भयग्रस्त प्राणी मानता है कि उनके अंदर मनुष्य में निस्वार्थ का गुण है। गुण ही नहीं, दया की भावना देखने में निस्वार्थ दिखाई पड़ती है, परंतु हॉब्स उसका भी स्वार्थ रूप में ही विश्लेषण करता है। उसके अनुसार जब हम किसी दुखी व्यक्ति को देखते हैं तो हमें भय उत्पन्न होता है, और बोलते हैं कि जब हम किसी दुखी व्यक्ति को देखते हैं तो भय उत्पन्न होता है कि हमारी भी ऐसी दशा ना हो जाए। इस भय से हमें क्लेश का अनुभव होता है और यही दया का मोल है कि इस प्रकार धर्म और भय पर निर्भर है।
दूसरा पॉइंट है प्राकृतिक अवस्था। राज के जन्म से पहले की स्थिति हॉब्स प्राकृतिक अवस्था के रूप में मानते हैं और राज के जन्म से पहले की स्थिति हॉब्स प्राकृतिक अवस्था के रूप में मानते हैं और मानवीय स्वभाव का चित्रण करने के बाद वह बतलाता है कि ऐसी प्राकृतिक वाले मनुष्यों को प्राकृतिक अवस्था में क्या दशा होती होगी। और जब वे हॉब्स प्राकृतिक अवस्था के रूप में मानते हैं और बोलते हैं कि मानवीय स्वभाव का चित्रण करने के बाद उसे यह पता चलता है, यह बतलाने का प्रयास करते हैं कि ऐसी प्राकृतिक वाले मनुष्यों की प्राकृतिक अवस्था में क्या दशा होती होगी। हॉब्स का इस संबंध में तार्किक रूप से कहना है कि उसकी प्राकृतिक अवस्था वैसे ही है जैसे कि पूर्णतः स्वार्थी और सामान्य शक्तियों वाले मनुष्यों की नियंत्रण सत्ता का अभाव में हो सकती है। हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था की जो कल्पना की वस्तुतः अजरकता, जहाँ राज्य का समूह ना, अजरकता मतलब जहाँ राज्य का समूह ना हो, का ही दूसरा नाम है। और इस अवस्था में सब का सभी से नियंत्रण, संघर्ष या युद्ध चलता रहता। और जो इस अवस्था में है सबसे युद्ध चलता रहता है, संघर्ष चलता रहता है। इस स्थिति के संबंध में हॉब्स ने कहा कि हम मानव स्वभाव में संघर्ष के तीन कारण देखते हैं और संघर्ष के तीन कारण देखते हैं। जो पहला कारण प्रतिस्पर्धा, भय और ऐश। प्रतिस्पर्धा के कारण लाभ के लिए, जो प्रतिस्पर्धा वो लाभ के लिए होता है, भय के कारण रक्षा के लिए, ठीक है। प्रतिस्पर्धा लाभ के लिए, भय के कारण रक्षा के लिए, ऐश का कारण प्रसिद्धि के लिए, ठीक है। और नियंत्रण संघर्ष करते रहते हैं। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था शक्ति ही सत्य है। जो हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था की बात करें तो शक्ति ही सत्य है। उसने अपनी शक्ति को जितने अधिक बढ़ाना चाहे और मनुष्य की शक्ति को जितने अधिक घटाना चाहे, ठीक है। शक्ति ही सत्य है की धारणा पर आधारित थी और इसके अंतर्गत जो कोई भी जो कुछ ले सके और जितना देर अपने पास रखने में समर्थ हो वही उसके समय के लिए उसका हो पाता था। और जो आपने देखे समाज है, समाज में एक लोग है तो एक लोग जो सबसे अधिक श्रेष्ठ है, उसकी ताकत अधिक है, तो वो चाहेगा समाज में जितने देर तक जितने भी वहाँ जमीन जगह सब अपने तक जितने जब तक वो पावरफुल है तब तक वो अपने पास कब्जा में रख सकता है। जैसे पावरफुल खत्म हो गया, इसकी उनकी शक्ति खत्म हो गई तो फिर उससे छीन लिया जाएगा। जो फिर उसके बाद दूसरा जो बलवान निकलेगा वो ले लेगा। प्राकृतिक अवस्था में मानव का जीवन बहुत ही दुखदायी था। प्राकृतिक अवस्था में मानव का जीवन बहुत ही दुखदायी था, जिसके कारण किसी भी प्रकार की प्रगति की कल्पना नहीं की जा सकती है, ठीक है। हॉब्स के अनुसार ऐसी दशा में उद्योग, सांस्कृतिक, जल, परिवहन, भवन निर्माण, यातायात के साधनों पर ज्ञान व समाज आदि के लिए कोई स्थान नहीं होता था। किसे अनुसार? उद्योग, सांस्कृतिक, जल परिवहन, भवन निर्माण, यातायात के साधनों पर ज्ञान समाज के लिए कोई स्थान ही नहीं था तथा मनुष्य का जीवन एकांगी और अकेलापन, गरीबी, अपवित्र और पाश्विक और क्षीण होता था। देखिए, जो प्राकृतिक अवस्था में रहते थे वो आत्मरक्षा पर रहते थे और स्वतंत्रता था, ठीक है। प्राकृतिक अधिकार जो मिली हुई थी उसमें थे, ठीक है। इस तरह भी आप पैराग्राफ दर्शाएगा तो आपको काफी मजा आएगा। और प्राकृतिक कानून प्राण रक्षा और दायित्व के लिए होता है। प्राकृतिक अधिकार तथा प्राकृतिक कानून। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत तथ्य है। जो हॉब्स के अनुसार है वो प्राकृतिक अधिकार और जो प्राकृतिक कानून और सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत तथ्य है, उसके मतानुसार प्राकृतिक अधिकार का अर्थ प्रत्येक मनुष्य की आत्मरक्षा के लिए आवश्यक समस्त कार्य को करने की स्वतंत्रता है। क्या? देखिए, यहाँ पे जो आपका यहाँ बना हुआ प्राकृतिक अधिकार वो आत्मरक्षा स्वतंत्रता का जो स्वतंत्रता है उसको करने के लिए जो है ना आत्मरक्षा की आवश्यकता है। समस्त कार्य करने के लिए स्वतंत्र वो समस्त कार्य कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही हॉब्स ने प्राकृतिक कानून के संबंध में कहा है कि मनुष्य को ऐसा कार्य भी नहीं करना चाहिए जो उसकी सबसे प्रबल इच्छा अर्थात प्राण रक्षा के लिए घातक, और मनुष्य का ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसके प्राण के लिए घातक हो। इस प्रकार प्राकृतिक अधिकार से स्वतंत्रता का आभास होता है। और प्राकृतिक कानून से दायित्व का। मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार एक नियंत्रण संघर्ष की स्थिति को जन्म देते हैं। जो मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार का एक नियंत्रण संघर्ष की स्थिति को जन्म देते हैं। मनुष्य की प्राकृतिक अधिकार किंतु इसके विपरीत प्राकृतिक कानून बुद्धि द्वारा निर्देशित है। वे नियम जिसके अनुसार आचरण के लिए व्यक्ति सरलता पूर्वक अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं और व्यक्ति अपने जीवन की सरलता पूर्वक अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं और प्राकृतिक अवस्था की अराजकता से बच सकते हैं। प्राकृतिक अवस्था के अराजकता से बच सकते हैं। हॉब्स इस प्रकार 19 जो प्राकृतिक नियमों की कल्पना करता है जिसमें तीन अधिक महत्वपूर्ण है। प्रकृति के जो प्रत्येक व्यक्ति को शांति स्थापित करने से पूर्ण चेष्टा करना चाहिए। जो प्रत्येक व्यक्ति को शांति स्थापित करने की पूर्ण चेष्टा करनी चाहिए।
प्रत्येक व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त करने और शांति स्थापित करने के लिए प्रत्येक जो प्राकृतिक अधिकार को त्याग करने पे तत्पर रहना चाहिए और दूसरे के विरुद्ध उतना स्वतंत्रता पर भी संतोष कर लेना चाहिए जितनी वह दूसरे को स्वयं के विरुद्ध देने के लिए तैयार है। देखिए आपने 30 मिनट समझिए, काफी सरल भाषा में लिखने और व्यक्ति द्वारा उन समझौता का पालन किया जाना चाहिए जो स्वयं उसने किया है। इस प्रकार प्रकृति के ये नियम उन शर्तों की व्याख्या करते हैं जिनके आधार पर समाज का ढांचा खड़ा किया जा सकता है। सैमान के शब्दों में वह एक ही साथ पूर्ण दूरदर्शी के सिद्धांत भी है और सामाजिक आधार के नियम भी है। अनुबंध और राज की उत्पत्ति। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियम विद्यमान थे किंतु बाह्यकारी शक्तियों के अभाव में सभी व्यक्तियों द्वारा उसका पालन नहीं किया जाता था और बाह्यकारी शक्तियों के द्वारा सभी व्यक्तियों द्वारा उनका पालन नहीं किया जाता था और जब तक सभी उनका पालन करते थे तो कोई एक व्यक्ति उनका सफलतापूर्वक पालन नहीं करता था। सब पालन करते थे तो कोई व्यक्ति सफलतापूर्वक पालन नहीं करता था, कोई एक व्यक्ति। अतः आवश्यकता एक ऐसी संस्था की थी जो शक्ति के आधार पर सभी व्यक्तियों को शांति रखने के लिए वह करते थे और जो शक्ति के आधार पर सभी व्यक्ति थे वो शांति रहने के लिए वह करते थे कि शांति रहो, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। व्यक्तियों में स्वार्थ और असामाजिकता होते हुए भी आत्मरक्षा, शांति, सुरक्षा की इच्छा तो विद्यमान थी। अतः वे उपयुक्त प्रकार की संस्था को स्थापना के लिए प्रेरित करते थे, ठीक है, और चाहते थे कि शांति बने रहे तो उसके लिए संस्था की स्थापना के लिए प्रेरित हुआ करते थे। हॉब्स के अनुसार राज्य की स्थापना का केवल एक तरीका है और वह है समस्त व्यक्तियों को एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह के प्रति समर्पित कर देना और बोलते थे समस्त व्यक्तियों की अपनी समस्त शक्तियों को एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह के प्रति समर्पित कर देना। कभी केवल सभी पद्धति को अपनाकर संघर्ष के मूल कारण इच्छाओं को अनेकता के स्थान पर एकता को जन्म दिया था और इच्छाओं के अनेकता के स्थान पर एकता को जन्म दिया जा सकता है और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को शासन कार्य का कर्तव्य समझकर अपना पालन करता था। केवल इसी प्रकार वे प्रजाजन शासक की इच्छा को अपनी इच्छा और उसके निर्णय को अपना निर्णय मान सकते थे और बोलते थे कि जो प्रजाजन शासक की इच्छा को अपनी इच्छा और उसके निर्णय को अपना निर्णय मान सकते थे। हॉब्स के अनुसार राज्य की स्थापना व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक समझौते के आधार पर किया गया है और जो हॉब्स बोलते हैं कि हॉब्स द्वारा राज्य की जो स्थापना किया गया व्यक्ति द्वारा पारस्परिक समझौता के आधार पर की गई है। हॉब्स ने इसका सूत्र इस प्रकार दिया कि मैं अपने ऊपर शासन करने के सब अधिकार इस व्यक्ति या सभी को इस शर्त पर देता हूँ कि उनकी सत्ता इस शर्त पर स्वीकार करता हूँ कि तुम भी इसी प्रकार अपने सब अधिकार इसे दे डालो और उसके सभी कार्यों के लिए स्वीकार करे। यह वह सिद्धांत है जिसके अनुसार राज्य का जन्म जनता के आपसी समझौतों द्वारा हुआ। हॉब्स का कहना है कि राज्य का जन्म सामाजिक समझौते द्वारा एक संप्रभु व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा हुआ, न कि शासक के समझौते द्वारा, और बोलते हैं कि जो यह सिद्धांत है वो राज्य का जन्म जनता के आपसी समझौते द्वारा हुआ और हॉब्स का कहना है कि राज्य का जन्म सामाजिक समझौते द्वारा एक संप्रभु व्यक्ति और व्यक्ति समूह द्वारा, न कि शासकीय समझौते द्वारा हुआ। हॉब्स का जो सामाजिक समझौता है वह जन्म के द्वारा ही परस्पर किया गया था और सामाजिक समझौता का एक पक्ष होने के स्थान पर वह उससे बाहर और ऊपर है और एक पक्ष होने के स्थान पर उससे बाहर ऊपर है। और हॉब्स के द्वारा समझौता का यह रूप था निरंकुश शासन और समर्थ करने और जनता को प्रत्येक स्थिति के राजकीय के पालन का पाठ पढ़ाने के लिए किया जाता था। क्या प्रत्येक व्यक्ति को राजकीय जो राज के प्रति पालन करने की पाठ पढ़ाया जाता कि जो राज बोलेगा वही करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। प्यार दोस्तों, इस तरह आपका हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत, संप्रभुता सिद्धांत समाप्त हो गया और आप लोग किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग काफी सरल शब्दों बताने का प्रयास किया प्यार दोस्तों, और तीसरा लेसन भी आपके सामने बहुत ही जल्द लाएंगे, ठीक है। आप लोग टेंशन फ्री रहे। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे। आप लोग लिए दिन रात मेहनत करके वीडियो बनाते प्यारे दोस्तों, ठीक है। और आप लोग को एग्जाम को
देखते हुए एक्सटर्नल एग्जाम आप लोग का है, ठीक है। इसी को देखते हुए आप लोग के सामने बहुत ही जल्द लाने का प्रयास करें वीडियो, और आप लोग टेंशन फ्री रहे, सारा वीडियो लाएंगे। जो इंपॉर्टेंट लेसन होगा उसी का क्वेश्चन हम लाएंगे, और इंपॉर्टेंट लेसन ही लाएंगे जो एग्जाम में आप लोग ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं, एकदम सटीक पढ़े और एग्जाम में अच्छे से लिख पाए, ठीक है।